इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं है, बल्कि वर्तमान के जड़ों की तलाश भी है। औपनिवेशिक शासन ने भारत को केवल राजनीतिक रूप से पराजित नहीं किया, बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक संरचना, न्याय व्यवस्था और शैक्षिक सोच को भी जकड़ लिया था। अब ऐसे में जरूरत महसूस की गई कि इस औपनिवेशिक शासन की वास्तविकता और उसके प्रभाव को फिर से पढ़ा जाए। इतिहास से वैचारिक दूरी बनाकर तटस्थ और एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए। उपनिवेशवाद से उपजे दीर्घकालिक प्रभावों की पड़ताल भी की जाए। अब ऐसे में इसी क्रम में, इसी प्रयास में एनसीएफ और एनईपी के तहत एक प्रयास हुआ और एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ बदलाव किए। आपको बता दें कि जो एनसीएफ एनईपी से आप सभी परिचित होंगे, नई शिक्षा नीति जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुई, और एनसीएफ यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका काम क्या होता है? तो यह भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक दस्तावेज के तौर पर काम करता है, एक नीतिगत दस्तावेज होता है। और ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो प्रशिक्षण परिषद होता है, जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं, उसी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भारत में स्कूली शिक्षा है, इस शिक्षा की दिशा, इसका दृष्टिकोण, इन सारी चीजों को तय किया जाए। तो इस दृष्टिकोण में परिवर्तन की फिलहाल आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें अभी भी औपनिवेशिक प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो इसी लिहाज से यह परिवर्तन हुआ है। अब ऐसे में इसके पक्ष और विपक्ष दोनों सुर हैं, दोनों बातें हैं। तो इस सभी चीजों को हम थोड़ी समग्रता से समझने की आज के इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इस इन फोकस की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि एनसीईआरटी में जो बदलाव किए गए हैं क्लास 8 की, वास्तव में उसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं, परिणाम क्या हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की नई किताबें क्यों हुए इस बदलाव, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका एक पक्ष तो यह है कि जो नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है एनसीएफ 2023 में, इसने ये महसूस किया था कि जो औपनिवेशिक प्रभाव हैं कहीं ना कहीं उसकी आलोचना होनी चाहिए। सिर्फ एक वीरगाथा काव्य की तरह हम उसके एक ही पहलू को देखें तो ये उचित नहीं है। हमको सारी परिस्थितियों को जानना चाहिए, तभी हम किसी भी स्थान की सटीक जो है समय, परिस्थिति और उस समय की पॉलिसीज का मूल्यांकन कर पाएंगे। अब इतिहास के शिक्षण में भारतीय दृष्टिकोण को भी नजरअंदाज जो अब तक किया गया है उसको भी अपनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये तर्क इसके पीछे बताया जा रहा है। और अंग्रेजों के न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा भी करना जरूरी है। साथ ही साथ जो एनईपी 2020 है और एनसीएफ का उद्देश्य ही है कि शिक्षा को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करना। अगर औपनिवेशिक मानसिकता उस पर दिखाई दे रही है तो उससे मुक्त किया जाए। औपनिवेशिक मतलब एक देश जब दूसरे देश पर आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से जब अधिकार कर लेता है तो हम उसको कहते हैं कि उसने उस देश को अपना उपनिवेश बना लिया। और जब उस देश पर सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से अधिकार होगा तो कहीं ना कहीं वहां की सोच, वहां की मानसिकता पर भी यह प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देता है। इसी प्रभाव से मुक्त करने की बात की जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक है, यहां पर देखिए एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड इस नाम से। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो कि 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष से लागू भी हो जाएगी, वहां पर क्या क्या परिवर्तन हुए एक एक करके उसको समझते हैं। देखिए, एक तो मध्यकालीन भारत से लेकर औपनिवेशिक काल तक जो भी समय रहा है उस पर कहीं ना कहीं औपनिवेशिक लेखन का प्रभाव रहा है। तो उसका यहाँ पर एक समेकित विवरण दिया गया है और कुछ कुछ तथ्य जो कि वहां पर होने चाहिए थे वो नहीं थे, उसको देने का प्रयास किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब जैसे बाबर के विषय में जब पढ़ा जा रहा था तो बाबर के एक पक्ष को बताया जाता था, लेकिन दूसरा पक्ष ये था कि बाबर के द्वारा जो युद्धों में क्रूरता की गई थी उस पक्ष के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना कहीं ना कहीं छोड़ा गया था। तो बाबर को जो उसके द्वारा युद्ध लड़े गए और उसमें जिस निर्ममता को प्रदर्शित किया गया उसके आधार पर यहाँ पर रूथलेस कहा गया है, यानी कि निर्दयी शासक के तौर पर उसको प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो खानवा का युद्ध हो, चाहे वो उसके बाद के लड़े गए जो युद्ध है। इसके अलावा अकबर की अगर बात करें तो अकबर को सामान्य रूप से अब तक जो लिखा जाता रहा है उसमें कहीं कहीं अकबर द ग्रेट भी लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर एक अन्य पक्ष को भी शामिल करते हुए कहा गया है कि जब अकबर अपनी विजयपूर्ण नीतियों की तरफ बढ़ता है तो वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा क्रूर व्यवहार भी करता है। तो उस पक्ष को देखते हुए क्रूरतापूर्ण पर सहिष्णु, यानी कि ब्रूटल येट टॉलरेंट कहा गया है। यहाँ पर इसको कहने का मतलब है कि अकबर की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पर वो पूर्ण रूप से क्रूर शासक के तौर पर दिखाई देता है, वहीं पर उसकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पर वो सहिष्णु दिखाई देता है। जहां एक तरफ राजपूतों के प्रति वो कठोर नीति भी अपनाता है, वहीं राजपूतों के साथ उसके वैवाहिक संबंध भी होते हैं।
इसके अलावा उसकी सुलह कुल की नीति हो, चाहे उसकी दीन इलाही के जो चलाया गया उसका धर्म था वो धार्मिक नीति हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो सहिष्णु भी दिखाई देता है। तो जो उसके युद्धों की क्रूरतापूर्ण जो उसकी पॉलिसीज थी उसको इग्नोर किया जा रहा था, उस पक्ष को भी यहाँ रखने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा औरंगजेब के विषय में जो उसने मंदिरों को तोड़ने की अपने उसने जो काम किए थे उस चीज को भी यहाँ बताया गया है, तो पहले भी उल्लेख किए गए थे। अब यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चीज है ध्यान देने वाली है वो ये है नो ब्लेम फुटनोट। अब देखिए कोई भी चीज होती है तो फुटनोट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी आप किताब पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो नीचे एक छोटा सा आपको फुटनोट या टिप्पणी मिलती है, और उस टिप्पणी का काम होता है कि किसी भी विषय को जो कि ऊपर लिखा गया होता है उसको बेहतर तरीके से समझा देना, वो टिप्पणी उसको समझने में सहायता करती है। इसी तरह से ये जो चीजें ऐड की गई हैं, जो चीजें जोड़ी गई हैं, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ये नो ब्लेम फुटनोट है, यानी कि एक ऐसी टिप्पणी है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि ये बताती है एक एडिशनल नॉलेज के तौर पर जिस पक्ष को इग्नोर किया गया था, जिस पक्ष को छोड़ा गया था, उस पक्ष को भी उसमें एज ए नो ब्लेम फुटनोट के तौर पर शामिल किया गया है, ताकि जो ऐतिहासिक घटना है उस घटना को समझें, लेकिन किसी को दोष देना इसका लक्ष्य नहीं है। उस घटना को समझे, जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान मान लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई, ऊपर ये लाइन लिख दी गई है, लेकिन नीचे नो ब्लेम फुटनोट उसमें ये बताएगा कि हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये बदलाव कैसे हुए, इसके सकारात्मक और नकारात्मक असर क्या थे, लेकिन ये सोचने में समय न लगाएं कि सिर्फ अंग्रेज बुरे थे या भारतीय अच्छे थे, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि एक अन्य जो जानकारी है उस जानकारी को, एडिशनल जानकारी को यहाँ पर ऐड करना था। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहने से बचने की जगह यहाँ पर जो नो ब्लेम फुटनोट एक टिप्पणी के तौर पर ऐड किया गया है, एडिशनल जानकारी के तौर पर ऐड किया गया है, उसका मतलब है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना व्यक्ति को ग्लोरीफाई करने से बचा जाए, किसी को अननेसेसरी तरीके से क्रिटिसाइज करने से बचा जाए, बल्कि उस व्यक्ति को, उस घटना को यह देखा जाए कि उस समय उसकी भूमिका क्या थी, राजनीतिक सामाजिक संदर्भ में उसका मायने क्या था, और छात्रों को यह भावना उनके अंदर डेवलप हो पाए कि न्याय संगत और आलोचनात्मक तरीके से उनकी सोच विकसित हो, और तात्कालिक रूप से उस घटना, उस व्यक्ति, उस सोच को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक दृष्टि अपनी विकसित कर पाए। तो बेसिकली ये है आपका नो ब्लेम फुटनोट, जिसके तहत जो इतिहास है उसको ठीक से समझने के लिए इसको शामिल किया गया, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। औपनिवेशिक शासन की आलोचना भी की गई है। अब उसके तहत यहां पर कहा गया अध्याय 4 में, पुस्तक में एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें यह कहा गया है जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति में यह सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का फला परिणाम हुआ, लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई लूट थी। यहां पर इस चीज को बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो भारत के द्वारा जो धन लूट कर ले जाया गया, अगर वो उतनी बड़ी मात्रा में यह धन लूट के यहां से नहीं गया होता तो हम पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन आंशिक रूप से यहां पर यह बताया गया है कि यह धन, भारत द्वारा लूट के ले गया धन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। और ये बात किसने कही है, तो अमेरिकी ही एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है विल डूरेंट, उनके इस कथन को शामिल किया गया है कि स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से जो धन चुरा कर ले जाया गया उसका उपयोग हुआ है कहां पर, तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से एक बहुत बड़ा कारण इसको बताया है अमेरिकी इतिहासकार विलियम डूरेंट ने। अब यहां पर यह भी कहा गया कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान सिर्फ लूट ही नहीं हुई, सिर्फ ये धन ही निष्कासित नहीं हुआ, बल्कि यहां पर शोषण भी किया गया। ब्रिटिशों ने केवल संसाधनों को लूटा ऐसा नहीं है, भारतीय उद्योगों को भी नष्ट कर दिया और भारतीयों पर भारी टैक्स भी उल्टे लगा दिए, क्योंकि यहीं का रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन, वहीं से माल बनकर फिर यहीं पर मार्केट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, बेचा जाता था, उसी के हम खरीदार भी बनते थे। और हमारे जो उद्योग थे, चूंकि वहां पर मशीनीकरण हो गया और मशीन की वजह से चीजें सस्ती बनने लगी, और फिर वो चीजें जब हमारे मार्केट में आई तो हमारा जो छोटा मोटा जो उद्योग था वो नष्ट हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर टैक्स भी लगाए गए, तो हर तरह से यहाँ पर लूट और शोषण भी किया गया। और भारत से जो संपत्ति है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, उस पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है। यहाँ पर उत्साह पटनायक नाम की एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कथन यहाँ पर ऐड किया गया है कि 1765 से लेकर 1938 तक, 1765 से 1938 के बीच में ब्रिटेन ने भारत से करीब 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर धन निकाला। ये बात एक अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक कहती हैं।
और इनका ये कहना है कि 2023 में अगर ब्रिटेन की जीडीपी देखेंगे आप, तो उसकी तुलना में ये 13 गुना अधिक धनराशि थी जो कि 1765 से 1938 के बीच में भारत से लूट कर ले गए अंग्रेज ब्रिटिशर्स। अब कैसे निकाला गया यह धन? तो भारतीयों से टैक्स तो वसूला ही जा रहा था, इसके अलावा भारतीयों से लिए गए धन को ही भारत में ही इन्वेस्ट किया जा रहा था, चाहे वो रेलवे में इन्वेस्ट किया जा रहा था, टेलीग्राफ में, या विभिन्न युद्धों में खर्च किया जा रहा था। और उसका जो बोझ था वो किसके ऊपर लादा जा रहा था? तो टैक्स के रूप में वो कहीं ना कहीं इंडियंस के ऊपर लादा जा रहा था। ये बात की गई है अर्थशास्त्री के द्वारा। इसके अलावा ईसाईकरण और सांस्कृतिक विनाश के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है कि जो धार्मिक उद्देश्य से यहाँ पर नियंत्रण किया गया था, सिर्फ लूट इसके पीछे एक उद्देश्य नहीं था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो यूरोपीय शक्तियों का उद्देश्य केवल व्यापार, ये कहना कि व्यापार करने आए थे और व्यापार ही करना उनका उद्देश्य था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कई उदाहरण भी दिए गए हैं, बल्कि वो कन्वर्जन बड़ी मात्रा में करते थे और सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कल्चरल इंपोजिशन भी इसका पीछे एक हम उद्देश्य के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पारंपरिक जीवन शैली थी वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। स्वायत्तता और सांस्कृतिक मूल्यों का उन्होंने कहीं ना कहीं नाश किया। इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कहा गया जैसे पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा, सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं कि केरल की कालीकट बंदरगाह पर आया था, वो तो व्यापारी था, व्यापार करने आया था, लेकिन यहाँ बताया गया है कि अगर केवल व्यापार करने आया था तो व्यापारियों पर उसने गोले क्यों बरसाए, वहां पर शहर पर उसने अटैक क्यों किया, काफी लोग मारे गए, तो ये आखिर क्यों हुआ। फ्रांसीसी शासक डुप्ले की अगर बात कर लें तो जो पुडुचेरी का प्रसिद्ध वेदपुरेश्वरम मंदिर है, तो वेदपुरेश्वरम मंदिर को आखिर उसने क्यों नष्ट कर दिया? तो इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है, ये जो भी कृत्य किए गए थे कि सिर्फ व्यापार के लिहाज से नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन, धार्मिक धर्मांतरण है या कल्चरल इंपोजिशन है, उसका भी ये परिणाम था। ब्रिटिश न्यायिक और प्रशासनिक परिवर्तन की अगर बात कर लें तो हमारे यहाँ जो परंपरागत न्याय प्रणाली चली आ रही थी, चाहे एंशिएंट पीरियड से ही आप देखें, चाहे चोल काल से आप देख ले, स्थानीय स्वशासन की जो प्रणाली थी, तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया। यानी कि जो विलेज सेल्फ गवर्नेंस था उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जो गांव पहले खुद ही अपने विवादों का निपटारा कर लेते थे, अब यहाँ पर क्या किया गया? सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी कर दी गई, यानी केंद्रीय प्रशासन कर दिया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि सिर्फ केंद्रीय प्रशासन करने से एक तो ये प्रणाली, जो न्याय का सिस्टम था, ये बहुत महंगा था। महंगा होने की वजह से जो आम व्यक्ति था, न्याय उससे दूर होता चला गया और ये व्यवस्था बहुत जटिल थी। भाषा अंग्रेजी थी, सामान्य रूप से आज भी आप अंग्रेजी से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वंचित हैं। उस समय आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी। तो सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय पाना एक तरह से असंभव हो गया था, इसके जटिल होने से, महंगा होने से और अंग्रेजी भाषा की वजह से। अब पारंपरिक बनाम ब्रिटिश शिक्षा, अब शिक्षा एजुकेशन पे आ जाइए। तो एजुकेशन प्रणाली में अगर आप देखें तो पहले की जो प्राचीन प्रणाली चली आ रही थी, चाहे वो आप देख सकते हैं पाठशालाएं थी, मदरसे थे बिहार से, तो ये शिक्षा के केंद्र थे। अब इसमें सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, सामान्य आचार व्यवहार और अपनी संस्कृति के संरक्षण के बारे में भी बताया जाता था। और सबसे बड़ी चीज की ये कम खर्चीली थी। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए तो जो मैकाले की शिक्षा नीति है उसके तहत, ब्रिटिश रिपोर्ट ही बताती है ये बात, कि जो उस समय बंगाल और बिहार में लगभग 1 से 1.5 लाख ऐसे विद्यालय थे जिनमें बच्चों को बेहद साधारण, बहुत कम कीमत पर शिक्षा दी जाती थी और बहुत प्रभावी ढंग से दी जाती थी। लेकिन मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव क्या हुआ कि इसका उद्देश्य ही था कि रंग और रूप से भारतीय लेकिन मन मस्तिष्क से ऐसे लोग तैयार किए जाए जो ब्रिटिशर्स हो, अंग्रेज हो। उसका ये कथन देखिए कि ब्रिटिश शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसी भारतीय श्रेणी तैयार करना है जो कि रक्त और रंग से केवल भारतीय हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका इंटरेस्ट और उसकी मोरालिटी, यानी कि उसकी सोच, उसकी रुचि, उसकी नैतिकता और उसकी जो इंटेलेक्चुअलिटी दिखता है, वो अंग्रेज हो। तो ऐसी दशा में जो वर्ग तैयार होगा वो केवल देखने में भारतीय होगा, लेकिन वो होगा पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के पक्ष में सोचने वाला व्यक्ति। और धीरे धीरे जो पारंपरिक स्कूल हो गए, भारतीय भाषाओं को वो पीछे ढकेलते चले गए और अंग्रेजी की श्रेष्ठता यहाँ पर स्थापित हुई, अंग्रेजी श्रेष्ठता की प्रतीक बनी। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक नया शिक्षित वर्ग बन गया जो कि ब्रिटिश शासन का समर्थक बन गया और धीरे धीरे आम जनता से वो कट गया, क्योंकि ये शिक्षित वर्ग जो था वो केवल ब्रिटिशर्स के हित में सोचता था। तो इस तरह से ये जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, ये उस पूरी पृष्ठभूमि को समझाने का एक प्रयास किया गया है। साथ ही साथ मराठा साम्राज्य पर विशेष अध्याय यहाँ पर जोड़ा गया है, मराठों की भूमिका को बताते हुए। अब इस अध्याय में बताया गया है द राइज ऑफ द मराठाज में कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने यहाँ पर आम तौर पर जो पढ़ाई होती थी कि मुगलों से सत्ता उसने ली, जबकि वास्तव में उस समय जो स्थिति थी, ब्रिटेन ने भारत को मराठों से जीता, क्योंकि वहां पर अधिकांश भाग पर मराठों का शासन था, न कि सीधे मुगलों से जीता। और यहाँ पर शिवाजी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है
कि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, साहसी थे, दूरदर्शी नेता थे, सैन्य और नौसेना को उन्होंने बढ़ावा दिया था, उस समय नौसेना के इंपॉर्टेंस को उन्होंने समझा था, तो इस लिहाज से वो दूरदर्शी भी थे। आज आप देखें आज नौसेना का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, तो इस लिहाज से धार्मिक इस तरह से कहा जा रहा है कि वो किसी भी अन्य धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करते। उनकी खुद की सेना में मुस्लिम जो है सैनिक थे। शिवाजी ने जब सूरत पर हमला किया तो 1 करोड़ रुपए उन्होंने वहां से प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी वहां जो धार्मिक स्थल था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इस बात से यह प्रमाणित होता है कि धार्मिक रूप से वो धर्म सहिष्णु थे। धार्मिक सहिष्णुता में शिवाजी के साथ साथ अहिल्याबाई का भी नाम है, और अहिल्याबाई के संदर्भ में ये बताया गया है कि उन्होंने देश भर में बहुत से मंदिर, घाट, कुएं और सड़कें बनवाई थी, जिनका सीधा ताल्लुक जो था वो आम जनता से था। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ का जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था और सोमनाथ का मंदिर क्रमशः औरंगजेब और महमूद गजनवी के द्वारा उसको दोबारा बनवाने का काम भी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर इतिहास के अंधकारमय पक्ष पर भी टिप्पणी की गई है, क्योंकि ये कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक में इसमें ये कहा गया है कि कोई भी इतिहास जो भी घटित हुई घटना है उसको नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आज के किसी भी व्यक्ति या देश को इसके लिए दोष देना या जिम्मेदार ठहराना इसका उद्देश्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या किसी भी हम कह सकते हैं घटना के लिए अगर हम किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, किसी देश को, किसी व्यक्ति को, तो ये उद्देश्य नहीं है और ये गलत भी है। बेसिकली इसका उद्देश्य ही है इतिहास लेखन का एक ऐसा तरीका डेवलप हो जिसमें किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को अच्छा या बुरा ना कहा जाए, किसी ऐतिहासिक घटना को अच्छा या बुरा न कहा जाए, इससे बचा जाए, बल्कि उस व्यक्ति की भूमिका क्या थी, समय और राजनीतिक सामाजिक संदर्भों को समझने पर जोर दिया जाए, ताकि जो छात्र हैं, पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनको एक न्याय संगत आलोचनात्मक सोच के तहत चीजों को समझने के लिए एक अंतर्दृष्टि विकसित हो सके। तो ये इसका उद्देश्य बताया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि आगे की राह क्या हो, तो इसका दृष्टिकोण ये कहा जा रहा है कि शिक्षण का दृष्टिकोण ये है कि बच्चों को सिर्फ फैक्ट न बताया जाए, केवल तथ्यों से भरना जरूरी नहीं है, बल्कि उन सारे संदर्भों को, सारे सर्कमस्टांसेस को जब प्रस्तुत किया जाएगा तो सारी वस्तु स्थिति को देखते हुए बच्चे अपनी सोच डेवलप कर पाएंगे, उनकी आलोचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। इसलिए सभी घटनाओं को, पक्ष विपक्ष, सारी चीजों को जानना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर जो नो ब्लेम फुटनोट के तहत एडिशनल जानकारी जोड़ी गई है, वो सारे पक्ष विपक्ष को जानने के बाद जो पाठक होगा उसकी अपनी सोच विकसित हो सके, वो चीजों का मूल्यांकन कर सके, क्योंकि हर युग का अपना एक धर्म होता है। अगर कहीं पर हिंसा हो रही है तो हो सकता है कि वो युग ही हिंसा का चल रहा हो, तो सारे परिस्थितियों, हर एंगल पर विचार पाठक कर सके। साथ ही साथ एक समेकित अध्ययन या इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की गई है कि चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, शासन और संस्कृति हो, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए कि अगर किसी जगह की कोई व्यवस्था है, अगर कहीं पर कहीं का विशेष भूगोल है, अगर मराठों के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो उसमें उनके भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां पर कृषि नहीं होती थी और कृषि न होने के कारण वो सैन्य रूप से बहुत सशक्त होते थे, क्योंकि उनके पास यही एक ऐसा कर्म था जिसमें कि वो सैन्य सेवा दूसरों को देते थे। मराठे इसीलिए शूरवीर थे कि कृषि थी ही नहीं, तो सैन्य सेवा का चयन इसलिए भी उनके द्वारा किया गया। तो किसी भी देश के भूगोल का वहां के इतिहास पर क्या इंपैक्ट होता है, वहां के शासन व्यवस्था पर, उस समय की परिस्थितियों का क्या इंपैक्ट होता है, वहां की संस्कृति कैसे प्रभावित होती है, इन सभी चीजों को इंटीग्रेट करके जब पढ़ाया जाएगा तो उससे बच्चा समग्र रूप से यह समझ सकेगा कि वास्तव में जो भारत आज हम देख रहे हैं वो भारत के बनने की प्रक्रिया क्या थी, उनमें उन तात्कालिक समय का, उन तात्कालिक घटनाओं का, उस शासन प्रशासन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा था, और उसके बाद आज जिस भारत को वो देख रहा है उसकी सही तस्वीर को वो समझ सकेगा, चीजों का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकेगा। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन बैच जो है 2026 का हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो रहा है। और 10 महीने का ये जो पैकेज है, इसमें आप यूपीएससी परीक्षा के लिए इस 10 महीने की समग्र तैयारी में आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। और यहाँ पर 1-to-1 एक्सपर्ट मेंटरशिप मिलेंगे, मूल्यांकन के साथ 40 हाई स्पीड क्वालिटी टेस्ट होगा। विस्तार से जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। ब्रिटिश शासन द्वारा लागू शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प आपके सामने है। भारतीय संस्कृति का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, प्रशासनिक सहायक तैयार करना, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना। तो इस विकल्प में से सही विकल्प का चयन करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।